इकाई 2.7 हिंदी गद्य का विकास। हम करते खड़ी बोली गद्य। अब इसमें आचार्य राम शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य के विकास में आरंभिक चरण के संबंध चार महानुभाव वही हैं जो चार राइटरों के बारे में बात हुई थी, मुंशी सदासुख लाल निवास, इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदर मिश्र, इनके बारे में बात कर रहे थे। अब आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने क्या क्या किया, आरंभिक चरण में इन्होंने क्या क्या योगदान दिए। सबसे पहले मुंशी सदासुख लाल, आचार्य शुक्ल के अनुसार मुंशी सदासुख लाल ने क्या किया, उन्होंने संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, मतलब उर्दू वाले जो जिसमें संस्कृत शब्द मिक्स होते थे उसको भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदासुख लाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया। मतलब उर्दू की वजह से जो संस्कृत मिश्रित हिंदी शब्द थे वो कम होने लगे थे, उनका इस्तेमाल कम होने लगा था, इसीलिए सदासुख लाल जो थे उन्हें दुख हुआ और उन्होंने क्या कहा, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। मतलब जो पुरानी चीज़ें चली आ रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, उनका ये कहना था। मुंशी जी ने हिंदुओं को शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली, उन्होंने उर्दू को स्वीकार नहीं किया। अकॉर्डिंग टू रामचंद्र शुक्ल, मुंशी सदासुख लाल ने उर्दू की भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी भाषा नहीं माना। वे एक भगवत भक्त आदमी थे, वो संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही अपनी भाषा समझते थे, इसीलिए उन्होंने उर्दू को एक्सेप्ट नहीं किया। अब उनके अनुसार इंसा अल्लाह खां कैसे थे, इंसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, मतलब बिल्कुल पुरानी हिंदी वो लिखते थे जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पूट ना रहे, मतलब बिल्कुल शुद्ध हिंदी चाहते थे। इन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। इन्होंने कहा कि मेरी भाषा में 3 प्रकार के शब्द नहीं रहेंगे। वो कौन कौन से थे, जैसे बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की, इन्होंने इन शब्दों को लेने से मना कर दिया। गवारी यानी कि जो गांव की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा, उसको लेने से भी इन्होंने परहेज़ किया। ब्रज भाषा, अवधि आदि के शब्दों को इन्होंने नहीं लिया। भाखापन, संस्कृत के शब्दों का मेल, इसमें संस्कृत के शब्दों का मेल भी उन्होंने नहीं किया। तो वो शुद्ध हिंदी चाहते थे, इंशाअल्लाह खान जो थे वो शुद्ध हिंदी चाहते थे। अपनी रानी केतकी की कहानी की भाषा के संबंध में उन्होंने लिखा, मतलब उन्होंने लिखी थी ना रानी केतकी की कहानी, तो उसकी भाषा के संबंध में क्या कहते हैं, वो कहते हैं यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और किसी बोली का मेल है ना पूट। मतलब ये ऐसी कहानी जिसके अंदर सिर्फ हिंदी ही मिलेगी, इसमें किसी और बोली के शब्द आपको नहीं मिलेंगे रानी केतकी की कहानी के अंदर। इंशा ने भाखापन और मुल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी भला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। अब उसमें फिर भी कुछ ना कुछ मिक्स हो गया। फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषता बड़े वाक्यों में आ ही गया, पर बहुत कम, मतलब दूसरी चीज़ मिक्स हुई लेकिन थोड़ी, ज़्यादा नहीं। आरंभ काल के चारों लेखकों ने इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले कुछ मन चुकी थी, जिससे उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे, मतलब मुहावरे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करते थे। दूसरी बात यह है कि इंशा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे, मतलब ऐसी चुलबुली भाषा इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों को वो अट्रैक्ट कर सके। मुंशी सदासुख लाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे, अपनी भाषा पे वो कंट्रोल रखना चाहते थे। फिर सानुप्राय विराम भी इंशा के गद्य में बहुत कुछ स्थलों पर मिलता है। इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंशा ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय ही रखे, मतलब उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए वो भी इंडियन ही रखे ताकि और किसी भाषा का इस्तेमाल ही ना हो। ठीक है, तो ये हो गए इंशाअल्लाह खां। ठीक है, इसके बाद आते लल्लू लाल। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि लल्लू लाल जो थे वो संस्कृत के विशेष जानकार तो ये जान नहीं पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था, इन्हें भाषा कविता का अभ्यास था और ये कुछ कुछ उर्दू भी जानते थे। इंसा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, मतलब इन्होंने ये संकल्प नहीं किया कि वो ठेठ हिंदी ही लिखेंगे, पर विदेशी शब्दों के ना आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। लेकिन वो ये मानते थे कि वो अपनी भाषा के अंदर विदेशी शब्दों को नहीं आने देंगे, देशी शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे। पर लल्लू की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी व्रज रंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाए, सरीनाथ, सोई, भई, कीजे, निरख, लीजो, ऐसे शब्द बार बार बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है
कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लू लाल ने ऐसे शब्द बचाए हैं, उन्होंने ऐसे शब्द नहीं लिखे हैं। लल्लू लाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है। इस न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न सब्बद्ध विचारधारा के योग्य। मतलब जो उनकी काव्य भाषा है वो गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम की नहीं है। जो गद्य लिखते हैं उनके काम की वो नहीं है, ना ही उनके अनुकूल है, ना ही इनसे कोई संबंध उनका है। तो ये थे लल्लू लाल के बाद है सदल मिश्र। आचार्य शुक्ल कहते हैं इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। ब्रज भाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। फुलनह के बिछोने, चहुंदेश, सुनी, सोनह के थम आदि प्रयोग ब्रज भाषा के हैं। ये शब्द जो हैं ब्रज भाषा से लिए गए हैं। यहाँ, मतारी, बरते थे, जड़ाई, बाजने, लगा, जौन आदि ये पूर्वी शब्द हैं, ये पूर्वी हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने चारों राइटरों के बारे में, उनकी भाषा के बारे में बताया है। फिर कहते हैं गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदासुख लाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। 2 की भाषा में मिलता है। कौन कौन? मुंशी सदासुख लाल और दूसरे कौन थे? सदल मिश्र। व्यवहार उपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन 2 में मुंशी सदासुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुख ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का परिवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। अब खड़ी बोली गद्य का परिवर्तन कैसे हुआ? संवत 1860 यानी कि 1803 ईस्वी के लगभग हिंदी गद्य का परिवर्तन तो हुआ, स्टार्ट हुआ, पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। साहित्य के योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी गई कोई पुस्तक जो आई थी वो संवत 1951 यानी कि 1896 ईस्वी में के पूर्व की नहीं मिलती। संवत 1860, 1860 और 1915 सन 1803 और 1858 ईस्वी के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्राय शून्य ही मिलता है। मतलब इस समय के बीच में कोई गद्य रचना नहीं हुई थी। संवत 1914 की 1857 ईस्वी के बलवे के पीछे ही हिंदी गद्य का साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली। उसके बाद 1857 के बाद जो गद्य परंपरा थी वो अच्छी तरह से आगे बढ़ी थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था।